तो देख बेटा हम लोग वर्क एनर्जी पावर की बात कर रहे थे। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग बेटा एफ डॉट एस फॉर्मूले तक आ गए थे, है ना। अब चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चा उसके ऊपर। देखो बेटा क्वेश्चन है कि ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड, 10 किलोग्राम का एक बॉडी बेटा खींचा जा रहा है, पुल्ड अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सिलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बेटा ऊपर खींच रहे हैं, है ना बच्चा। with the help of a लाइट स्ट्रिंग, ठीक है बेटा, एक हल्की रस्सी के सहारे 10 किलोग्राम के एक मास को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन कहता है बेटा कि फॉर ए राइज ऑफ 10 मीटर, है ना बेटा, 10 मीटर ऊपर चढ़ने के लिए फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट पार्ट है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर बी टेंशन फोर्स, नंबर सी रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। चलो बनाओ। अरे भाई रिजो सर पे वीडियो पे नहीं हो रहा, तभी तो मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। अभी भी क्या दिक्कत है बच्चा। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। हर्षिता बोलो। हेलो सर। हाँ बच्चा। मैं ये बोल रही थी ना कि एक्सरसाइज जो आपने दिया था फ्रिक्शन का करने को, हाँ वो बहुत ज्यादा दे, तो सर आज एक्सरसाइज 2 तक ही बस डिस्कस करा दीजिएगा। ओके बच्चा ठीक है, एक्सरसाइज 2 तक करेंगे डिस्कस ना। यस सर। ओके बच्चा ठीक, चलो थैंक यू सर। वेलकम। ऋषभ। सर वही बात कहनी थी। ओके अदनान। हेलो यस सर। सर रिगार्डिंग सर उसके ही सर एक्सरसाइज 2 तक डिस्कस कर लीजिएगा। ओके बच्चा। पद्मज। सर इसके बाद कोई लेक्चर है? ये तो मुझे नहीं पता। ओके सर, थैंक यू सर। टाइम टेबल देखो ना बच्चा। कृष्णा। कृष्णा। शिवम। हाँ सर, बोल रहा था ये कि सर मेरे से एचएलपी के बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं सर। एचएलपी के कम क्वेश्चन बनते हैं और बाकी के बन जाते हैं सर, लेकिन एचएलपी नहीं बनता है सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यूनिट मोर प्रैक्टिस और कुछ नहीं। फिर भी सर बाकी बच्चे से तो बन जाते हैं सर। तुम्हें कैसे पता बच्चा? गलत सोचते हो तुम। अंशिका गुप्ता बोलो। अंशिका।
सर आप HLP डिस्कस करेंगे? नहीं बेटा, हम तो नहीं करते डिस्कस एलपी, डाउट नहीं बताते हैं भले ही। इनामी लिख लिया है, एचएलपी डिस्कस कराएं और कुछ नहीं कराएं। और क्या बोलना है इसके अलावा? P1 का अंडर A100, B200 और C200। हाँ बेटा, 3 बजे क्लास शुरू हुई है। -1000, 1200 और 200 बाई रिजल्ट। नयन का आंसर आया है, श्रिया का भी आंसर आया 200। मेरी तो एक ही क्लास है बेटा आज। जयदीप का -1000, 1200, 200। आयुष गुप्ता, हाँ बेटा आज एक्सरसाइज 2 तक करेंगे डिस्कस। शशांक, नो डाउट सर। नो डाउट। आलोक शुक्ला, सर ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में सर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। तो डिस्कस करेंगे बेटा आज, डिस्कस करेंगे सीट ना, तो हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। यस। देखो बेटा, मैं करता हूँ क्वेश्चन को। ये देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा कि 10 किलोग्राम का एक बॉडी, इसको ऊपर खींच रहे हैं तो टेंशन T ऊपर हो गया, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बेटा एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले बेटा टेंशन फोर्स की वैल्यू निकालो। कैसे लिखोगे? टेंशन T माइनस 10G इक्वल टू 10A, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू MA, है ना बच्चा? तो ये हो गया T माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू 2। तो टेंशन आ गया बेटा हम लोग का 120 न्यूटन। ठीक है बच्चा? अब देखो वर्क डन। तो देखो बेटा, ये जितने सारे फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्स है ना कांस्टेंट। तो अगर ये सारे फोर्स बेटा कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना बच्चा? एफ एस कॉस थीटा। और इस फॉर्मूले का मतलब क्या बताया था मैंने? इसका मतलब तुमको बताया था मैंने, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, है ना बच्चा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन, ये बताया था इसका मीनिंग। ठीक है? अभी देखो, अभी के सवाल में तो पहला है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? देखो 10G। तो ये हो गया ए वाले पार्ट के लिए W बाई ग्रेविटेशनल, F हो गया बेटा 100, S कितना हो गया? तो 10 मीटर। और देखो बेटा, बॉडी का ऊपर एक्सीलरेशन है, तो बॉडी तो ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया और फोर्स नीचे हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया बेटा। तो ये हो गया cos 180। इसका मतलब हो गया बेटा ये -1000 जूल। बी वाले पार्ट में देखो, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। तो देखो बेटा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या लिखोगे? लिखोगे F हो गया 120, ये हो गया 10, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ये हो गया बेटा cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू 1। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? ये 1200 जूल। सी में देखो बेटा, सी में कहता है रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू MA। इसका मतलब हो गया बेटा 20 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू MA, MA हो गया बेटा 20 न्यूटन। अब क्या लिखोगे? वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, दैट इज इक्वल टू 200 जूल। ठीक है बेटा, लिख लो। बेटा स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, वेक्टर में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन नेगेटिव।
लेकिन स्केलर में मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि चार्ज। चार्ज बेटा स्केलर है ना, नेगेटिव है ना, वर्क भी स्केलर है, नेगेटिव भी आ सकता है। कार्तिक बोलो, एंगल कैसे लिए? अरे बेटा फोर्स और क्या लिखा, ऊपर गया ना तो एंगल 0, फोर्स और बॉडी ऊपर गया तो एंगल 180 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बेटा, अगला सवाल देखो। हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा ये, इस पे एक बॉडी रख दिया 10 किलोग्राम का, इस पे यू फोर्स लगाया 50 न्यूटन और ये एंगल बेटा 37 डिग्री। सवाल है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। बनाओ। हाँ कार्तिक, खाली सर सर लिख रहे हो, बोलो क्या बात है। क्वेश्चन में लिखा है डिस्प्लेसमेंट। बोलो कार्तिक। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलो बच्चा। सर मेरे को ये ए पार्ट समझ नहीं आया। पिछले क्वेश्चन का यस सर। ए पार्ट में किस फोर्स का निकालना है वर्क सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ। बॉडी किधर गया? ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? 180। अब समझ गए? यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चा। अनुराग यादव हेलो सर। बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोले सर, आप जो वेज कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट वाला सवाल कराते हैं सर, उसमें दिक्कत चल रहा था। वेज कांस्टेंट तो हो जाता, हाँ, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट वाला टेंशन कहाँ कहाँ लेते हैं, इसमें दिक्कत हो जाता। नोट्स को रिवाइज करो, सब पॉइंट लिखा हुआ है तेरा बेटा। क्या विवेक हिंद, विवेक हिंद। यस सर, सर क्लियर हो गया सर डाउट। ओके। सिद्धार्थ वाजपेयी। हेलो हाँ बोलो। सर, मैं कल एनसीईआरटी पढ़ रहा था, तो उसमें सेकेंड लॉ मोशन में सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं, हाँ है जरूर, वो सेकेंड यस लॉ सर। से होता है डिराइव, यस सर। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। यस सर, उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते सर, रिक्वायर्ड वेलोसिटी वगैरह के सर क्वेश्चन दिए थे, बेटा गन वो को सब मत फायर सोचो करते ना, हैं, मैं सेंटर ऑफ मास से पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट। और सर इम्पल्स भी था सर, समझ में नहीं आया। हाँ वो सब वहीं पढ़ाऊंगा मैं, ओके सेंटर सर, ऑफ मास थैंक यू चैप्टर सर। में। देखो बेटा, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, हमने फोर्स भले लगाया ऐसा, लेकिन इसके अलावा क्या क्या फोर्स लगेगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगेगा, है ना बेटा? और इस बॉडी को अगर तुम ऐसे खींच रहे हो बेटा, फिर भी ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा बेटा 10 मीटर। बोलो ठीक है? तो जैसा तुम्हें डायग्राम दिख रहा है बेटा, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, नॉर्मल फोर्स का अगर निकालना चाहते हो वर्क डन, है ना बेटा, तो कहोगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, है ना बेटा, ये कांस्टेंट फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या लिखेंगे? N इंटू एस इंटू कॉस 90, क्योंकि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या एंगल 90 हो गया,
तो 0 हो गया बेटा ये। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का देख बेटा क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90, फिर 0 हो गया, cos 90 0 बेटा, है ना। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, है ना बेटा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की बात करो, अप्लाइड फोर्स ये है बेटा, तो F इंटू एस इंटू cos 37, तो ये हो गया 50 इंटू 10 इंटू cos 37 बेटा, ये हो गया 4/5, तो आंसर हो गया बेटा 400 जूल। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये मान ले बेटा एक टावर 20 मीटर ऊंचा टावर, है ना बेटा, यहां से एक बॉडी को मैंने ऐसे फेंक दिया u स्पीड से, ये थीटा एंगल पे, ये बॉडी ऐसे आकर के ऐसे गिरेगा। सवाल है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, ए से लेकर के बी तक में, फॉर ए टू बी, ए से बी जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन बनाओ। सौरभ मिश्रा Yes, sir. No doubt. बोलो, Sir. नो डाउट। सर पेपर 2 का सॉल्यूशन बोलो, और कुछ बोलना है इसके अलावा? नो सर। नहीं बोलना है, कुछ बोलना है बेटा और? आकाश, हाँ सर, इसका सी पार्ट समझा दीजिएगा, वर्क डन बाय एफ रिजल्टेंट। कौन सा बेटा? सर लास्ट वाला सर, वर्क डन बाय लास्ट रिजल्टेंट। पार्ट में फोर्स कितना है बेटा हमारा? तो फोर्स 50 न्यूटन, 50 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? उसी डायरेक्शन में 10 है। फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है? ओके सर, समझ गया? 37 डिग्री। सर फर्स्ट वाला का सी पोर्शन सर, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया था सी, जो रिजल्ट उसमें भी सेम। तो वहां भी देखा था ना, वहां जैसा एंगल है वैसा पुट किया है। हाँ, जो हाँ, एंगल वेक्टर बना के देखो, जो एंगल दिखे वही एंगल पुट करना, ठीक है? मितेश, मितेश नहीं बोलना है कुछ। देख बेटा, अच्छा बॉडी का मास छूट गया था इसमें, सॉरी। तो बॉडी का जो मास है बेटा ये 2 किलोग्राम है। करो, आयुष मेश्राम। हेलो हाँ बोलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मैं पूछ बोलो। रहा था वो सर कांटेक्ट फोर्स नहीं समझा सर। कांटेक्ट फोर्स बेटा नॉर्मल फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। हाँ सर, लेकिन वो एंगल पे क्यों लगा सर, वो नहीं समझा। बेटा नॉर्मल दिख रहा, फ्रिक्शन देखा, उन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा उधर ही हमारा होगा कांटेक्ट फोर्स। हाँ सर। ठीक है, शिवम। सर एक बार अपने चैनल का नाम बता दीजिए प्लीज। चैनल का नाम तुमको नहीं पता अब तक? नहीं सर। भेज दिया। थैंक यू सर। ओके, चैनल का नाम मुझे ही बता दूं? ठीक है अर्षिता, तुमको ही भेज दिया। देखो बच्चा आगे, देखो बच्चा,
इस सवाल के लिए हमें चाहिए बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा। तो क्या करेंगे हम, कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। बोल बेटा, ठीक है। अब सोचो, अगर ये बॉडी यहां से अगर फेंका मैंने तो ऐसे हुआ ना बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलो, है ना। और देखो इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है बेटा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल में अल्फा मान लूं तो ये भी हमारा हो जाएगा बेटा अल्फा, बोलो, ठीक है। तो अभी देखो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है mg में हो गया 2 × 10, डिस्प्लेसमेंट हो गया s, और इस ट्रायंगल में देखो cos अल्फा इक्वल टू ये हो गया h 20 डिवाइडेड बाय ये हो गया बेटा s। तो s कट गया तो ये हो गया बेटा 400 जूल, है ना। लेकिन इतना करने से ज्यादा अच्छा ये था बेटा कि तुम ये सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, है ना बच्चा। तो यहां से यहां आने में नीचे कितना आया, तो कहेंगे नीचे आया 20 मीटर। इसका मतलब सिंपल हो गया बेटा mg × 20, ठीक है बेटा, बात समझ गए, लिख लो। भेज दिया तुमको भी। समझ में आया बेटा, क्या कहोगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स बस उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, है ना। आगे देखो बेटा सवाल, एक इंक्लाइन प्लेन का एंगल 37 डिग्री और ये प्लेन की लंबाई 10 मीटर। यहां से एक ब्लॉक रख के छोड़ा, ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम, ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, ये ए और ये बी, ठीक है। क्या लिखोगे, फॉर ए टू बी फाइंड, क्या क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, है ना बेटा। ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शन, नॉर्मल, ये 3 चीज निकालना है, निकालो। बोलो पीजे, बोलो। पीजे कुछ नहीं बोलेगा। सुहानी बोलो, सुहानी। सर ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, उस पे वो निकाल पाती है स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन? हाँ वो यस सर, वो निकल जाता है। तो जिस डायरेक्शन में तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन लिया था उसी डायरेक्शन में करना होता है काइनेटिक फ्रिक्शन भी, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चा। आविष्कार, बोलो आविष्कार। सर वर्क एनर्जी पावर का सर आप यूट्यूब पे डाले हैं? हाँ बेटा डालेंगे, पिछला लेक्चर डाल दिया था मैंने, अभी भी डाल दूंगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। और लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है सर। भाविक मेरे पास 3 जुलाई के बाद का नहीं है बेटा। जब तुम लोग को दिक्कत शुरू हुई उसके बाद मैं भी रिकॉर्ड करना शुरू किया अलग लैपटॉप में, मतलब अब मैं 2 कंप्यूटर से काम करता हूँ, है ना बच्चा। तो उसके पहले वाला मेरे पास नहीं है। जयदीप बोलो। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर वो आप बोले थे एक्स्ट्रा स्मूथनिंग करने से फ्रिक्शन बढ़ता है। एक्सेसिव स्मूथनिंग, यस। हाँ,
तो महसूस नहीं हुआ सर। समझ में नहीं आया वो? हाँ देखो बच्चा, सरफेस को अगर समझते हो ना बेटा, जितना बड़ा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा इंगेजमेंट होगा, लॉकिंग होगा, हाँ सर। है ना बेटा? अगर दो सरफेस एक जैसे हैं, दोनों को अगर ज्यादा घिसेंगे तो हो सकता है ना एक सीमा के बाद दोनों का सरफेस एक जैसा हो जाए, दोनों का उबड़ खाबड़ एक जैसा हो जाए, हाँ तो ज्यादा फंसेंगे ना उस कंडीशन में। हाँ बात समझा? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। दुबे जी गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मैं इसको सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर। मैं सर क्या शीट बच्चा? सॉल्व करता हूँ तो सर जो क्वेश्चंस नहीं आते वो तो नहीं आते, भले 2 बार सॉल्व करो 3 बार सॉल्व करो, और सर कुछ कुछ क्वेश्चंस के सर आंसर याद हो जाते हैं, तो सर बार बार वो सर सॉल्व करने में मजा नहीं आता सर मेरे को सर। बार बार क्या करने में? बार सॉल्व बार करने फिर में? सॉल्व करने में, यस सर। आंसर से याद हो जाते हैं सर आधे क्वेश्चंस के, पता नहीं मैं करता नहीं हूँ लेकिन 2-3 बार में हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। हाँ बात सही है तुम्हारी, बिल्कुल बात सही है। अच्छा ये बताओ, जब सीट को 2 बार 3 बार सॉल्व करते हो उसके बाद होता है ना ऐसा? यस सर। तो ऐसे कितने क्वेश्चन के हो जाते हैं याद? 10 में से 2-3? 10 में से, हाँ सर, लगभग कॉन्सेप्ट उन सबका एक बार वो दिमाग में आ जाता है कि हाँ बस इसमें ये करना है तो बस ये आ जाएगा। हाँ, जब इस लेवल का आ जाए ना तो मैं कि सारे सीट के क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि याद से हो गए हैं, तब यस उसके सर। बाद तुम और कोई बुक बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। अच्छा सर। ठीक है? हाँ। देखो बेटा, याद होना और समझना, हम लोग को लगता है बातें अलग अलग हैं, लेकिन इन फैक्ट कहो तो दोनों में अंतर बहुत थोड़ा सा है बेटा। जो बातें हमें याद रहती है हमें लगता है वो समझ में आता है कि नहीं? हाँ। हाँ, हाँ। बस यही है। याद हो ओके गई है मतलब तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो गया, इसका मतलब आगे बढ़ो अच्छा अब। सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो बच्चा मैं करता हूं अब। देखो बेटा, इस वाले में ये है 10 मीटर, इस पे फोर्सेस क्या लगेंगे? ये लगेगा बेटा mg, यूं लगेगा बेटा नॉर्मल, और यूं लगेगा बेटा फ्रिक्शन। कैसा? काइनेटिक, है ना बेटा? तो देखो बेटा, ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेस होकर के ऐसे नीचे आएगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा 10 मीटर है बेटा इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा इस डायरेक्शन में है ना मेरा, ठीक है? बात समझा ना? अब चल बेटा मैं निकालूं सबका वर्क डन। तो देख बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूं मैं। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा हो गया बेटा mg, mg हो गया मेरा 2g इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। अब तुम खुद देखो बेटा कि फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में ये कितना एंगल है? ये 37 एंगल है बेटा, तो ये एंगल हो गया 53। इसका मतलब हो गया ये cos 53। इसका मतलब कितना हो गया? 20 इंटू 10 इंटू 3/5। ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल। इसका मतलब हो गया बेटा ये 120 जूल, है ना बच्चा? ये हो गया 120 जूल। ठीक है? आगे देखो बेटा, आगे अगर देखें तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन निकालना है बेटा। तो देखते हो नॉर्मल फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे? नॉर्मल फोर्स में कंपोनेंट आएगा ना बच्चा, कितना आएगा कंपोनेंट? ये हो जाएगा mg cos 37। mg cos 37 इज 16 न्यूटन, है ना बच्चा? अब देखो नॉर्मल ये है बेटा और डिस्प्लेसमेंट ये है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू n इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90। तो बेटा cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो वर्क डन 0 हो गया। अब आ जाओ बेटा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होगा ना बच्चा, म्यू के इंटू एन। कितना हो गया बेटो? ये हो गया बेटा 8 न्यूटन, है ना? अब तुम देखो, फ्रिक्शन पीछे है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा। क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काइनेटिक इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180। ये हो गया बेटा 8 इंटू 10 इंटू -1 इज इक्वल टू -80 जूल। ठीक है बेटा? ये तुम कौन सा मंत्र लिख रहा है भाई? ये कौन सा मंत्र है? कौन कमाल का बच्चा है ये?
ये कोई मंत्र लिख रहा है यार, जादू वादू मत कर देना तुम। लो नाम भी चेंज कर लिया, ये तो बड़ा गंदा बच्चा है यार, बात भी नहीं करने किया तुम मुझसे। एक तो नाम भी चेंज कर लेते हो तुम लोग। हाँ मिल गया, अपने नाम चेंज नहीं किया। हाँ बोलो भाई, ये कौन सा मंत्र है? अनम्यूट करना, बताना। ये हिंदी संस्कृत सब लिख दिया भाषा इसमें। अनम्यूट तो कर। अनम्यूट ही नहीं कर रहा भाई, तू कुछ आउट ना कर देगा तुमको बाहर निकालता हूँ यार। लो तो खुद ही भाग गया। पता नहीं क्या लिखा था यार, संस्कृत में कुछ लिखा था, संस्कृत इंग्लिश हिंदी सब कुछ था उसमें। चिन्मय बोलो। सर ये थ्योरी में सवाल था लास्ट वाला। हाँ उसमें सर 2 ब्लॉक रखे हुए थे है ना, और उसमें एक 10 kg का ब्लॉक था, एक 20 kg का ब्लॉक था नीचे। सीट का ही सवाल था बच्चा। हाँ सर थ्योरी का सवाल था, थ्योरी में दिया हुआ था। हाँ तो सर उसमें सवाल में 5 केस बना के यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया था, वो समझ नहीं आया था सर। समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन, ब्लॉक क्यों ब्लॉक वाला क्वेश्चन रे? हाँ सर उसमें 5 केस बने थे थ्योरी वाले सवाल में आखिरी में। थ्योरी वाले सवाल में 5 केस बने थे। हाँ सर उसमें एक सवाल ऐसा था, उसमें ऊपर से 10 kg का ब्लॉक है, उसके नीचे 20 kg का ब्लॉक है ना। ऊपर वाले पे 120 न्यूटन फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पे एफ फोर्स लग रहा है। तो अच्छा आपने स्टडी मटेरियल का सवाल है क्या? यस सर। हाँ बेटा तो बनेगा, जब फोर्स की वैल्यू बदलोगे तो रिजल्ट अलग अलग आएगा ना बच्चा। कई ब्लॉक साथ में मूव करेगा, कई ब्लॉक अलग अलग मूव करेगा। तो सर वो समझ नहीं आया था। अच्छा डिस्कस करेंगे तो पूछना मुझसे, है ना? ओके सर। इतना सारा बात कैसे पढ़ूं बेटा, बहुत सारी बात लिख दिया तुम लोगों ने। टेलीग्राम लिंक, अरे भाई तुम मुझे मैसेज करना ना, टेलीग्राम पे मैसेज करो, ऐड कर लूंगा। अथर्व लिख रहा है सर मैं अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन क्यों हो गया रे? अमिताभ बच्चन में कोरोना हो गया, बच के रहो। चलो देखो देखो बच्चा, अगला सवाल। ये चैट बॉक्स ज्यादा परेशान करता है, काम कम करता है, परेशान ज्यादा करता है। उल्टा पुल्टा बात पूछते रहता है तुम लोग, फोकस ही नहीं हो पाया तुम लोग को पढ़ाई पे। चलो देखो अगला सवाल देखो। देख बच्चा सवाल, फिर से इंक्लाइन प्लेन, फिर से बेटा एक इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है बेटा, ये भी एंगल 37 डिग्री है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिर से 0.5 है। और इस पे जो एक बॉडी है बेटा, इस बॉडी को ऐसे रखा और यूं धकेल के ले गया, ऐसे फोर्स लगाया। फोर्स कैसा है? तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है बेटा, है ना। F is the minimum force to slide the body up the plane, है ना बेटा। इस प्लेन में ऊपर की तरफ धकेलने में लगाया गया कम से कम फोर्स है। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकालो टू स्लाइड थ्रू 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर घसीट के ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? कैन वर्क बी एडेड बाय टेकिंग कंपोनेंट? नो बेटा, वर्क स्केलर है, वर्क का कंपोनेंट नहीं कर सकते। ओम खारकर, कोई डाउट नहीं। ओके बच्चा। कौस्तुभ,
हेलो सर, आवाज आ रही है? बोलो। सर जैसे कि आपने रिजल्टेंट निकाला था फोर्स वर्क डन, तो सर उसको हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं कि हमें जैसे आपने किया था वैसे करना पड़ेगा पूरा? क्या ऐड नहीं कर सकते? सर दोनों एक के वर्क डन को। जैसे कि रिजल्टेंट वर्क डन में निकाला था ना, हाँ उसको हम ऐड करके निकाल सकते हैं 20 जूल, कि हमें ऐसे आपने किया था वैसे ही करना पड़ेगा? हाँ, नहीं बेटा देखो, रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन और रिजल्टेंट वर्क डन दोनों बातें अलग अलग हैं। यस सर। दोनों में समझाऊंगा, दोनों में क्या अंतर है बाद में समझाऊंगा, इंतजार करो थोड़ा सा। तुम जो बोलना चाह रहे हो सबको अगर ऐड करोगे ना तो रिजल्टेंट वर्क डन आएगा। तो रिजल्टेंट वर्क डन और रिजल्टेंट फोर्स का वर्क डन ये बातें अलग अलग है बच्चा। सोहम ठक्कर, कोई आवाज नहीं। दर्श, बोलो दर्श। हाँ सर। सर वही डाउट है कि कब रिजल्टेंट फोर्स का वर्क लें या कब मतलब ऐसे ही बताएंगे बेटा, वो बताएंगे, इंतजार करो, है ना। जब पढ़ाएंगे ना वर्क डन फॉर ए सिस्टम तो बताएंगे दोनों में क्या अंतर है। थैंक यू सर। अभ्यानंद, हेलो सर। हाँ बोलो। सर जब हम लोग मतलब फोर्स कांस्टेंट रहता है तो सर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में सर कॉस थीटा क्यों लेते हैं? बेटा तो फॉर्मूला बताया था मैं तुमको, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। सर मतलब इसके पीछे मतलब सर कोई लॉजिक नहीं है मतलब ये? उसके पीछे लॉजिक है ना, बिल्कुल लॉजिक है। भाई जैसे कि मान लो तुमने एक पत्थर को धकेला, यस सर। तुमने जिस डायरेक्शन में धकेलेगा यस सर। बॉडी उधर ही चला गया। यस सर। बॉडी अगर उधर ही चला गया इसका मतलब वो काम तुमने किया है। यस सर। और उसके परपेंडिकुलर चला गया तो वो तुमने काम नहीं किया। तो सर मतलब अगर हम लोग मतलब किसी बॉल को अगर सर मतलब एकदम डायरेक्टली तू ऊपर सोचो फेंक। एक पत्थर रखा हेलो। हुआ है, एक पत्थर, उस पत्थर को तुम धकेल रहे हो नॉर्थ की तरफ यस सर। और वो नॉर्थ से चला जाए, इसका मतलब इट इज वर्क डन बाय यू। और तुमने धकेला बेटा नॉर्थ की तरफ और बॉडी चला गया ईस्ट की तरफ, यस सर। इसका मतलब तुमने वो काम नहीं किया। बात समझा? यस सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो तो हमारा वर्क डन है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो तो हमने वर्क डन नहीं किया। यस समझ गए। तो लोगों ने सोच के बनाया कि इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना है। सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने का मतलब डॉट प्रोडक्ट। थैंक यू सर। ओके बच्चा। सर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, बोलो भाई। सर एक 2-3 क्वेश्चन पहले आपने क्वेश्चन करवाया था जिसमें 10 kg का मास था, उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और 37 डिग्री लगा हुआ, उसमें 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पहले दिया हुआ था या फिर निकाले? उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सवाल में पढ़ो, सवाल में लिखा था 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालना था। ओह तो ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो देखो आ गया, जंगली बिल्ला आया है, काटना मत किसी को। अनम्यूट करो भाई। क्वेश्चन में मास नहीं होगा क्या? क्वेश्चन में मास, अरे छूट गया मास। पहले बता जंगली बिल्ला तू नाम क्यों रखा? तुम तो शहर का आदमी है, जंगली बिल्ला क्यों बन गया तुम? लॉकडाउन में दिमाग खराब हो रहा है। क्या लॉकडाउन में सर दिमाग खराब हो रहा है। लॉकडाउन में दिमाग खराब हो रहा है तो तुम जंगली बिल्ला बन जाएगा यार, बताओ तो। ऐसे ही सब लोग जंगली बिल्ला बन जाए तो जो शहर जो है वो जंगल बन जाएगा यार तुम लोग को ऐसा नाम रखने में मजा आता है ना, उल्टा पुल्टा नाम रखने में, बस थोड़ा लीक से हट करके। कुमार संभव, नो डाउट सर। नो डाउट। यस बॉय, व्हाट यू वांट टू से? हेलो बॉय, कुछ बोलो बच्चा। नो साउंड टिल नाउ। प्रगण्या,
सर ये फ्रिक्शन की डिस्कशन के बाद से वर्क पर एनर्जी का कौन सा लेक्चर है? आज वर्क पावर एनर्जी का सेकंड लेक्चर है। अच्छा सेकंड, थैंक यू सर। हाँ ओके बच्चा। देखो बच्चा मैं करता हूं इसको। तो देखो बेटा सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा कि इसको ऊपर धकेलने के लिए मुझे कम से कम कितना फोर्स चाहिए। चलो इसका एबीडी बनाए बेटा, फिर इसका एबीडी बनाया जाए। तो यूं हो जाएगा बेटा 5G, यूं हो जाएगा बेटा नॉर्मल, है ना। अब 5G का कंपाउंड करो, तो 5G का कंपाउंड हो जाएगा बेटा 5G cos 37, इधर हो जाएगा बेटा 5G sin 37, है ना बेटा। अब देखो इस वाले फोर्स के लिए तो कहोगे इस वाले फोर्स का एक ऐसे होगा कंपोनेंट, ये होगा बेटा F cos 37, और एक ऐसे हो जाएगा बेटा कंपोनेंट, ये हो जाएगा F sin 37, है ना बच्चा। देख लो अच्छा डायग्राम, अगर वो फोर्स बेटा हॉरिजॉन्टल था, इसका मतलब इंक्लाइन से इसका भी एंगल 37 डिग्री होगा बच्चा। अब इस डायरेक्शन में लिखो इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, नॉर्मल इज इक्वल टू 5G cos 37 प्लस बेटा F sin 37। ठीक है बेटा, कितना हो गया ये हो गया बेटा 40 और प्लस 0.6F, है ना बेटा। समझे बात को। इसका मतलब बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू एन। म्यू हमारा देखो 0.5 है ना, म्यू हमारा 0.5 है, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 20 प्लस 0.3F। ठीक है बेटा, तो बॉडी को ऊपर खिसकाना चाहोगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगेगा बेटा, और ऊपर खिसकाना है तो ऊपर की तरफ का फोर्स कौन सा है, देखो F cos 37, तो क्या कहोगे F cos 37 इक्वल टू नीचे की तरफ 5G sin 37 प्लस बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करोगे तब बॉडी आगे बढ़ेगा बेटा। तो ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया बेटा 20 प्लस 0.3F और ये हो गया बेटा 0.8F। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया बेटा 0.5F इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 50, इसका मतलब F इक्वल टू आ गया बेटा 100 न्यूटन। समझे ना। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो वर्क डन कितना लिखेंगे, वर्क डन क्या लिखोगे, F S cos थीटा। F हो गया बेटा 100, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना दूर जाना है बेटा, देखो 10 मीटर दूर जाना है ना। अब देखो बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स देखो, और डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होगा, तो एंगल दोनों के बीच में ही ना होगा बेटा। ये हो जाएगा cos 37, इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा बेटा 800 जूल। ठीक है, लिख लो। विवेक कुमार नहीं बोलना है इसको कुछ। कैप्टन अमेरिका बोलो भाई। हेलो सर। सर मैं बोल रहा था सर, आज वो होमवर्क दीजिएगा सर, वो वर्क पावर एंड सर HLP डिस्कस कर दीजिएगा सर, एक दो में प्रॉब्लम था सर। HLP डिस्कस कर दें? हाँ सर, लास्ट का 15 मिनट सर। बेटा आधे घंटे तो बस चाहिए डिस्कस करने के लिए, तो बाकी फ्रिक्शन तो करना ब्रेक है। टाइम में, ब्रेक में सर। ठीक है चलो, फ्रिक्शन चैप्टर का मैं HLP कर दूंगा डिस्कस, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं हर बार करूंगा। फ्रिक्शन चैप्टर कर दूंगा लेकिन आज शायद ना कर पाऊं। ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके। सुंदरम सिंह हेलो, बोलो। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे ये बोलना था कि मुझे ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स में बहुत दिक्कत आता है। कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो तेरा डाउट निकल जाएगा सब उसमें। सर कुछ अच्छे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करा दीजिए, क्योंकि शीट में थोड़े टफ क्वेश्चंस दिए हैं।
सीट में टफ क्वेश्चन है। सर मतलब करने लायक है, पर आपने बहुत कम क्वेश्चंस उससे उसके एग्जांपल्स बहुत कम कराए हैं। ठीक है बेटा, जो सीट में सवाल है ना वो तुमको उसी तरीके से करके दिखाऊंगा जैसे कि मैंने तुमसे सिखाया है। ओके ठीक, सर। चिंता मत करो। ओके, थैंक यू। ओके, ओप्पो F15। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे ये डाउट था कि आप इंफॉर्मेशन बता दीजिए फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में। फिजिक्स ओलंपियाड के बारे में देखो बेटा, जो पहला स्टेज होता है ना NACP, हाँ उसमें 11 12 दोनों का सिलेबस आएगा। हाँ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन सिंपल होंगे। हाँ। एक्सरसाइज 1 का लेवल, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, इसी लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। हाँ लेकिन 11 12 दोनों के आएंगे बस। सर, ये सिलेबस रहता है कि JEE का? हाँ लगभग सेम सिलेबस। लगभग सेम सिलेबस। हाँ और बिल्कुल। आप का यूट्यूब चैनल का नाम भेज दीजिए सर। अच्छा भेज देता हूँ। थैंक यू। सागर राणा, बोलो। सर हो गया क्लियर, हम लोअर एंड वाई वर्डन इज किलर, बोलो भाई। वाई वर्कडन इज किलर, ये पूछे हो ना? सर क्लियर हो गया। ओके। सॉरी सर। सर सोप बबल इज स्फेरिकल, बोलो भाई। सोप बबल, बोलो सोप बबल। नहीं बोलना है। अमिताभ बोलो। सर वो पहले क्या था सर, वो ओके कोई बात नहीं। चलो देखो बेटा, अगला सवाल। अब तक जो बेटा जितने सवाल किए हम लोगों ने, इन सारे सवालों में हमारा फोर्स था बेटा कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो कुछ वेरिएबल फोर्स वाला एग्जांपल करें। क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, है ना। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मास रख दिया हमने m, और ये है बेटा स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है बेटा, और इस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया F। तो सवाल दिया है कि इफ F इक्वल टू 2 + 3x, 2 + 3x न्यूटन, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। x हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। तो कहता है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। इस फोर्स का वर्क डन निकालना है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स का कितना वर्क डन होगा, निकालो। आयुष मेश्राम, बोलो आयुष। कोई आवाज नहीं। विवेकानंद, इसको भी कुछ नहीं बोलना। हेलो सर। हाँ बोलो। सोप बबल्स का शेप स्फेरिकल क्यों होता है सर? फिर से बोलो बेटा। सोप बबल्स का शेप स्फेरिकल क्यों होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, और ये क्यों होता है कैसे होता है समझोगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। ये चैप्टर ही होगा सरफेस टेंशन बेटा। ओके, थैंक यू सर। आर्यन,
आर्यन, नो साउंड। निशांत, सर डाउट ये था सर, अभी ऑनलाइन में शीट आई है सर घर में, रेजो शीट सर, तो हमको ये शीट को एक और बार बनाना चाहिए क्या? सीट को तब तक बनाना चाहिए जब तक तुम्हें ये ना लगे कि सीट के सारे क्वेश्चन तुमको आते हैं। यस सर। सर और ये जैसे रिलेटिव मोशन की सीट नहीं है ये सर, ये कब तक आएगी? तुम छूट गया होगा उनसे, तुम फोन करो उनको, छूट गया होगा फिर। जो भी ओके आएगा बेटा एक ही बंडल में आ रहा होगा ना, अलग बंडल में थोड़ी आएगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। हर्षिता बोलो। हर्षिता, सर इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो आपने कराया था जिसमें हाँ बच्चा। -80 जूल आ रहा था आंसर, वो मुझे समझ में नहीं आया सर। अच्छा, मैंने उसमें फोर्स निकाला, समझ में आया? हाँ सर, 16 न्यूटन आया था वहां नहीं, तक फोर्स तो आया था बेटा, 100 आया था ना, फोर्स तो 100 आया था फोर्स। सर नहीं सर, आप दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हाँ सर। उसी जिसमें फोर्स लगाया था मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ सर। और बॉडी इंक्लाइन से ऊपर जा रहा था। यस सर। बोलो बोलो। सर इंक्लाइन वाली क्वेश्चन थी ये सब। हाँ सर, वही था वही था। हाँ तो बेटा उसमें फोर्स की वैल्यू तो आया हम लोग का 100 आया ना बेटा। नहीं सर, ऐसा कुछ तो नहीं है। तुम्हारा कितना आया बताओ? सर आपने ये क्वेश्चन कराया था, इंक्लाइन वाली क्वेश्चन थी, उसमें था फॉर ए टू बी फाइंड WG WF WN। अच्छा उस वाले में, हाँ बोलो बोलो, उसमें क्या था? 120 जूल आ गया था। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत था? सर तो जो लास्ट में हमने WN कराया था N into S cos 90 = 0, जिसमें F काइनेटिक करके आपने कराया था, वो मुझे वो पार्ट नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो गया। तुम मुझे क्लास के बाद मतलब 6:15 बजे के बाद फोन करके ही पूछना या टेलीग्राम भेज देना क्वेश्चन। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तुम्हारा क्वेश्चन। ओके सर। ओके बच्चा। अदनान बोलो। बच्चों आंसर आया बाकी? अरे मैंने तो ऑफ कर रखा है चैट। चलो चैट ओपन कर रहा हूँ, आंसर भेजो, आंसर भेजो। अच्छा एक साथ बहुत सारे मैसेज आ गए भाई, 20 30 40 मैसेज आ रहे हैं एक बार में। 320 320 320 सबका वही आ रहा है, 320। लगता है सारे बच्चों का आंसर सही है। बेटा थ्योरी तो तुम नोट से ही पढ़ो, थ्योरी नोट से ही पढ़ो। देखो बच्चा मैं करता हूं, ये वेरिएबल फोर्स है ना बेटा, तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्डन क्या बताया था मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस बताया था ना बेटा, कहा था एफ डी एस कॉस इटा। तो देखो बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, इसलिए अभी तो मेरा ये कॉस 0 हो गया बच्चा, इज इक्वल टू फोर्स हो गया 2 + 3x, है ना बेटा, ds हो गया dx, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और दूर कितना जाना है बेटा? 10 मीटर। तो ये हो गया 0 से 10 मीटर, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x + 3x² / 2 लिमिट 0 to 10। तो ये हो गया बेटा, पुट करने पे हो गया ये 20 और प्लस 3 × 10 का स्क्वायर / 2, इसका मतलब 20 + 150 170 जूल आएगा बच्चा। जिन लोगों का 320 आया है वो गलत है बच्चों। देखो अंकेश राज का आया है 170। समझो बेटा, तुमसे क्या किया, सीधा x का वैल्यू पुट करके तो निकाल दिया वर्क डन। लेकिन सोचो अगर x = 10 पुट कर दोगे बेटा, इसका मतलब फोर्स कब का निकल गया? वो 10 मीटर आगे का निकल गया फोर्स, है ना? बात समझे ना? लेकिन हमको तो पूरे में वर्क डन निकालना है,
जब x 1 मीटर था उस समय कितना, 2 मीटर था उस समय कितना, 3 मीटर था उस समय कितना, है ना बच्चा। आंसर कोई आवाज नहीं। बोलो अंश, हेलो, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। सर वर्क अगर नेगेटिव होता है तो क्या सर एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है बॉडी की? बेटा एनर्जी कहाँ पढ़ा बेटा हम लोगों ने अभी, जो पढ़ रहे हैं बेटा उसी की बात करना प्लीज। एनर्जी बताऊंगा समझ जाओगे अपने आप। थैंक यू। तो उसके बारे में जो नहीं पढ़ा बेटा उसके बारे में बात करके टाइम बर्बादी ना होता है बच्चा। लक्ष्य बोलो, लक्ष्य चला गया। सर मुझे क्लास एंड टाइम में क्या, क्लास एंड टाइम में क्या बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे को फ्रिक्शन चैप्टर का एचसीवी का डाउट था। फ्रिक्शन चैप्टर के एचसीवी का डाउट है? हाँ तो तुम तो टेलीग्राम पे अगर पूछना मुझसे। ओके सर। वंशिका बोलो, वंशिका। कुछ नहीं बोलना। ओके बच्चा, सवाल देखो अगला। अगला हमारा सवाल है बच्चा, फिर से वैसे ही फोर्स बेटा, लेकिन इस बार फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, ऐसे लगाया फोर्स मैंने। कितना फोर्स लगाया देखो, 2 mg का फोर्स लगाया, है ना। और इसका जो एंगल है बेटा, ठीक, ये एंगल के बारे में क्या लिखा है देखो। सरफेस तो लिखा है बेटा स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। सवाल कहता है बेटा इफ थीटा इक्वल टू के एक्स, है ना, वेयर के इक्वल टू, ये कोई कांस्टेंट है बच्चा, है ना। और एक्स हमारा क्या है इसका, एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड वर्क डन, अब वर्क डन निकालो, ठीक है, टिल द टाइम, उस समय तक का निकालो, उस समय तक का निकालो। द बॉडी लीव्स द ग्राउंड, है ना बेटा, जब वो जमीन से कांटेक्ट छोड़ दे उस समय तक का निकालना है वर्कडन। चलो करो। हर्षवर्धन बोलो बच्चा। सर हो गया क्लियर। ओके, ध्रुव अग्रवाल। हेलो सर। ध्रुव, हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है बेटा, बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो। हाँ बोलो। सर ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बेटा वो डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा, वेट करो उस चीज के लिए। सौरभ मिश्रा। यस सर, सब कोई बोलो। डाउट नहीं। ओके, राहुल हेलो सर। बोलो। सर मेरा डाउट ये था कि सर एफ एस कॉस थीटा और एस एफ कॉस थीटा में डिफरेंस है कुछ? फिर से बोलना। सर एफ एस कॉस थीटा और एस एफ कॉस थीटा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं। ओके। सुधांशु हेलो सर। बोलो। हाँ सर, मुझे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम में था डाउट। हाँ बेटा, सारे बच्चे सर ये बात बोल रहे थे, एक बच्चा ये बात बोल दिया, समझ में आ गया बेटा मुझे। सर हाफ आवर बाकी है डिस्कशन के हाँ लिए। अब डिस्कस करेंगे, अभी एक क्वेश्चन बता के करेंगे डिस्कस तुरंत। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। ओपी सर अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। बोलो क्या बोलना चाहते हो बेटा, और कुछ पूछना है डाउट? बोलो बोलो। नो साउंड बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा। जो देखिए बेटा इस सवाल का सलूशन,
तो देखो बेटा, पहले तो ये डिसाइड करें कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो देखो बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो दिख रहा है कांस्टेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिख रहा है बेटा कांस्टेंट, लेकिन देखो एंगल हमारा वेरिएबल है ना। जब पार्टिकल आगे जाएगा तो एक्स बदलेगा बेटा, और जब एक्स बदलेगा तो फिर क्या होगा, एंगल बदलेगा। इसका मतलब डायरेक्शन वेरिएबल है बच्चा, डायरेक्शन वेरिएबल है, इसका मतलब लगेगा फॉर्मूला एफ डी एस कॉस थीटा, है ना बच्चा। तो फोर्स तो हो गया मेरा 2mg, है ना, ds की जगह पे हो जाएगा dx, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा है x, है ना बच्चा, इनटू ये हो जाएगा बेटा cos थीटा, तो ये हो गया kx। तो साफ दिख रहा है मुझे कि 2mg बाहर निकल गया, बच गया बेटा क्या, cos kx dx, है ना। अब छोटी सी समस्या ये है कि लिमिट कहां से कहां दूं, है ना बच्चा। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, जब तक वो जमीन को छोड़ न दे, है ना बेटा। इसका मतलब पहले हमको जमीन छोड़ने की बात करनी चाहिए थी। तो देखो बेटा, यहां से फोर्स लगेगा ऐसे mg, और यहां से लगेगा बेटा ऐसे 2mg cos थीटा, है ना बेटा, और यहां से लगेगा ऊपर 2mg sin थीटा, और यहां से लगेगा बेटा नॉर्मल, है ना। तो इन सारे फोर्सेस को देखो बेटा, और सारे फोर्सेस को देख के बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो कांटेक्ट पर ही करता है निर्भर। मैं कमेंट में वेट कर रहा हूं तुम्हारा। अच्छा सॉरी कमेंट तो ऑफ किया हुआ है ना, कोई बात नहीं, दिमाग में सोचो बेटा, ऐसा कौन सा फोर्स है जो कांटेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो कहोगे कांटेक्ट के ऊपर निर्भर करने वाला फोर्स तो एक ही है बेटा, नॉर्मल, और कोई फोर्स नहीं, है ना। इसका मतलब जब भी हमारा कांटेक्ट छूटने वाला होगा, है ना बच्चा, हम कहेंगे टू लीव कांटेक्ट, है ना बेटा। कांटेक्ट छोड़ने के लिए नॉर्मल 0 होना चाहिए, है ना बच्चा। तो देखो नॉर्मल अगर 0 हो गया बेटा, नॉर्मल 0 हो गया, इसका मतलब 2mg sin थीटा इज इक्वल टू mg, ये हो जाएगा बेटा 2mg sin थीटा इज इक्वल टू mg, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब कहोगे sin थीटा इक्वल टू हाफ, है ना बेटा, sin थीटा इक्वल टू हाफ। इसका मतलब एंगल कितना हो गया बेटा, तो एंगल हो गया π/6, एंगल हो गया कितना बेटा, π/6, और एंगल क्या लिखा था मैंने, kx, है ना बेटा। इसका मतलब x इक्वल टू हो गया π/6 के, थीटा इक्वल टू kx, तो x इक्वल टू π/6 के, है ना बेटा। तो π/6 के वाले पॉइंट पे कांटेक्ट छूट जाएगा। इसका मतलब लिमिट डालना चाहिए 0 टू π/6 के, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया देखो, ये हो गया 2mg, और ये हो गया इंटीग्रेशन sin kx बाई के, है ना बेटा, लिमिट 0 टू π/6 के, है ना बेटा। पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा mg/k, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे बेटा डिस्कस, फ्रिक्शन सीट का करेंगे डिस्कशन। भाविका, बोल बच्चा, भाविका भाग गई। हिमांशु राज, यस सर। बोलो बेटा क्या करना है डिस्कस हम लोग को, अभी कहाँ तक कर चुके थे डिस्कस। सर डिस्कशन सर याद नहीं, नो सर, एक मिनट सर। B5 तक किए थे सर, पार्ट 1 में। यस सर राइट। मुझे लगता है पार्ट शायद एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पूरा हो चुका था, देखो तो एक बार चेक करो तो 1 पार्ट 1 पूरा हो चुका था, यस सर हो चुका था पार्ट 1 पूरा, और पार्ट 2 में सेक्शन बी हो चुका था पूरा। यस सर। ठीक, तो पार्ट 2 का सेक्शन सी पूछना ही बेटा किसी को। चलो चैट ओपन कर रहा हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं।
अरे खुल जा भाई, हाँ आ गया। हाँ चैट ओपन कर दिया बच्चा। पार्ट 2 का सेक्शन सी में पूछना है, कोई डाउट? C2 पूछना है, B4 और C2। B4 तो हो चुका है बच्चा, B4 हो चुका है, C2 बता देता हूँ। अच्छा ओके भाई, B4 बता देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, देखो देखो B4 में देखो बेटा, B4 कहता है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर B4 में कहता है बेटा इंक्लाइन प्लेन मान लो, ये हमारा एंगल है बेटा 30 डिग्री और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा 0.7, है ना। तो पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, है ना बच्चा। तो देखो बेटा, पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो देखते बेटा, एंगल ऑफ रिपोज क्या बताया तुमको था मैंने, तो एंगल ऑफ रिपोज बताया था tan phi इज इक्वल टू म्यू, है ना बेटा। तो tan phi इक्वल टू हो गया 0.7, इसका मतलब phi इज इक्वल टू, रुको, tan phi इक्वल टू 0.7, है ना बेटा। तो अब सोचो tan phi का वैल्यू कितना होना चाहिए, गेस करते हैं, ठीक है बेटा। तो बोलो tan 45 कितना होता है, 1, इसका मतलब 1 से कम है ना बेटे, इसका मतलब एंगल 45 से कम होगा, ठीक है बेटा। अब चलो tan 37 होता है बेटा 3/4, 3/4 की वैल्यू 0.75, इसका मतलब 37 भी ज्यादा हो गया, है ना बेटा। अब चलो tan 30 होता है बेटा 1/√3, 1/√3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.6, है ना बच्चा। जबकि ये है 0.7, इसका मतलब ये वैल्यू 30 से बड़ा है और 37 से छोटा है ना बच्चा। तो फाई हमारा कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, चलो मान लेते हैं 33 डिग्री, है ना बच्चा। अब सोचो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है बेटा, वो कम से कम एंगल होता है जब बॉडी स्लाइड करना शुरू करता है ना बेटा। एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल एट विच बॉडी स्लाइड्स। अब खुद देखो बेटा, ये एंगल 33 है ना, तो बॉडी को स्लाइड करने के लिए ये कम से कम एंगल है, और ये तो एंगल बेटा उससे भी कम हो गया, इसका मतलब बेटा बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया, क्या हो गया क्लियर, कि बॉडी विल नॉट स्लाइड, बॉडी विल नॉट स्लाइड, ठीक है बेटा। बॉडी अगर स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन कैसा होगा बेटा, स्टैटिक होगा, है ना बच्चा। और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको नीचे खींचने वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो नीचे खींचने वाला फोर्स क्या था, mg sin 30, है ना बच्चा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो फिर ये मंत्र लिखना शुरू कर दिया यार, क्यों मंत्र लिखते हो बच्चा, जादू मंत्र तू कर देगा, कंप्यूटर मेरा खराब हो जाएगा। आगे पूछो, C1 पूछना है शशांक को। देखो बेटा C1 में क्वेश्चन नंबर C1 लिखता है 60 kg body is pushed horizontally with just enough force to start it moving across a floor and same force continues to act afterwards। ठीक है बेटा। The coefficient of static friction and sliding friction are 0.5 and 0.4। ठीक है बेटा। म्यू एस की वैल्यू 0.5, म्यू के की वैल्यू बेटा 0.4, ठीक है। चल आगे देखो बच्चा, कहता है a 60 kg body pushed horizontally with just enough force to start it moving across a floor। म्यू के दिया हुआ बेटा। अब कहता है कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू दिया हुआ है, कहता है एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज। तो बॉडी का इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, सुनो बच्चा, कहता है
बॉडी पे हम उतना ही फोर्स लगाए ताकि बॉडी स्टार्ट कर सके। तो क्या लिखते हो, टू स्टार्ट, टू स्टार्ट क्या होना चाहिए, F इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया बेटा म्यू एस एम जी, ये हो गया बेटा म्यू एस एम जी, है ना। अब देखो, अब कहेगा व्हेन स्लाइड्स, व्हेन स्टार्ट्स, जब स्टार्ट कर देगा बेटा तो फ्रिक्शन कैसा बन जाएगा, फ्रिक्शन बन जाएगा बेटा काइनेटिक। तो क्या लिखोगे, F माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, F माइनस एफ के इक्वल टू एम ए। F कितना है बेटा, ये है म्यू एस एम जी, और म्यू के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए। तो ए का वैल्यू निकाल लो, ठीक है बच्चा। आगे चलो, C2 नंबर सवाल। C2 में क्लास में करा चुका हूं बेटा, C2 का ग्राफ बता चुका हूं मैं। आगे पूछो, पार्ट 3 में आओ। पार्ट 3 का पहला सवाल। बेटा क्यों फालतू से लिखते हो, इटेट मत करो यार। सबको बोलता हूं देख, फालतू इटेट मत कर। तेरे को चैट करना है, कोई बात करनी है, टेलीग्राम ग्रुप है, पर्सनल टेलीग्राम पे लिख बातें। यहाँ पढ़ाई की बात है बेटा, पढ़ाई का टाइम होता है लिमिटेड, टाइम मत बर्बाद करो बच्चा, है ना। ठीक है, तुम खुद सोचो, एक एक बच्चे से बात करूंगा तो मैं क्या बताऊंगा बेटा, हाँ, टाइम मत वेस्ट करो, एकदम नहीं बच्चा। अब हर कोई बच्चे का बोलेगा प्लीज अनम्यूट मी, प्लीज अनम्यूट मी, सबको मैं अनम्यूट करता रहूं। तुम खुद बोलोगे क्लास के बाद फोन करके कि सर सबको मत किया, कि सबसे बात मत किया कीजिए, तुम ही बोलोगे। 1.5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे बात करने के लिए तुम लोग से। बेटा हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो तू भी ये बात समझ, थोड़ा मैच्योर बन बच्चा। ऐसे टाइम बर्बाद करोगे तुम लोग तो कोई काम होगा बताओ। चलो देखो बेटा, पहला सवाल पार्ट 3 का। पार्ट 3 का पहला सवाल देखो बेटा, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1, सीखो इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चा। कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग केसेस। कहता है बेटा μ1 0 है, μ2 0.1 है, μ2 0 है, μ2 0.1 है, μ1 0.1 है, μ2 1 है ना। तो कहता है इसमें हमें सारे बॉडी का निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो इसमें से मैं सी वाला पार्ट कर दे रहा हूँ, सी वाला थोड़ा डिफिकल्ट है ना बाकी सबके मुकाबले में, तो मैं सी वाला कर दे रहा हूँ। चारों को सारा ही कर देता हूँ। देखो बच्चा, चलो देखो बेटा, फर्स्ट वाले में देख बच्चा, ये ब्लॉक हमारा है 1 kg का, और इसके नीचे हमारा एक और ब्लॉक है, ये है 1 kg का। ये है बेटा μ1, इधर है μ2, ये वाला है μ1 और ये वाला है बेटा μ2। μ1 हमारा है 0, μ1 है 0, μ2 है 0.1, ठीक है बच्चा। हमें निकालना है दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा। सुनो ध्यान दो, हमें पूछा गया दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन, तुम्हें मैंने कैसे सिखाया था, सबसे पहले क्या कहा था कि दोनों सिस्टम को एक मान लो। तो दोनों सिस्टम को तुमने अगर एक मान लिया तो कितना हो गया मास, ये हो गया 2 किलोग्राम, ठीक है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यू लग रहा है ना फोर्स, F इक्वल टू 10 न्यूटन। वर्टिकल में क्या लगेगा फोर्स, 2G, फोर्स लगेगा 2G। और देख बेटा इसके लिए म्यू तो 0 है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, अकेला बॉडी है बेटा, तो अब क्या लिख देगा 2G इक्वल टू 2A। तो A इक्वल टू हो गया बेटा G, A इक्वल टू हो गया G, ठीक है। तो अब देखो A हमारा हो गया बेटा G, तो अब समझो बेटा 1 kg मास की बात करो, 1 kg मास की बात करो तो क्या कहो, ग्रेविटेशनल फोर्स 1G नीचे, फ्रिक्शन मान लिया ऊपर Fs, ऊपर मान लिया मैंने Fs, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1G माइनस Fs इक्वल टू 1A, A इक्वल टू G पुट कर दो तो Fs इक्वल टू 0 आ गया बेटा, है ना। और देखो म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा बच्चा, है ना।
और स्टैटिक देखो लिमिटिंग से कम आ गया, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। क्या सही है कि A1 A2 दोनों बराबर होगा, दोनों G होगा। ठीक है बच्चा, A इक्वल टू G कैसे, क्या बेटा 2G बराबर 2A, एक ही ना फोर्स है, 2G ग्रेविटेशनल, यहां तो सरफेस स्मूथ है बच्चा। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट कहता है बेटा μ2 0 और μ1 0.1। इस बार देखो μ2 0 है, ये बेटा μ0 और ये है μ इक्वल टू 0.1 और यहां से लगाया बेटा फोर्स, यहां से फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम खुद पहचानो। अगर बीच में फ्रिक्शन नहीं है बेटा, इसका मतलब इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं। इसका मतलब अगर मैं ए की बात करूं, कौन सा ए है, रुको, ये बी है बेटा। अगर मैं बी की बात करूं तो कहोगे बी वाले के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स 2G, सॉरी 1G है ना बेटा, इसको यहां से रोकने वाला कोई फोर्स नहीं, तो क्या कहोगे 1G इक्वल टू 1A बी, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ बी इक्वल टू G। ठीक है, अब इसकी बात करो ए के लिए, ए के लिए बात करोगे तो क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा 1G होगा ना। अब सोचो जितने फोर्स तुम यहां दबाओगे बेटा, उतना ही फोर्स यहां से होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल हो गया कितना हमारा 10 न्यूटन, नॉर्मल हो गया बेटा 10 न्यूटन। तो फिर यहां से लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, म्यू एन, म्यू है 0.1 और ये है 10, इसका मतलब 1 न्यूटन। बोलो, ये है बेटा 10 न्यूटन और ये है 1 न्यूटन, तो बॉडी पक्का स्लाइड करेगा। तो इसके लिए लिख दो एक्सीलरेशन ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा 1G माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू ए, इसका मतलब ए इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका 9 और उसका 10। ठीक है, आगे चलो, सी देखो। अब सी वाले में μ1 हमारा 0.1 और μ2 1। देख बच्चा, μ1 हमारा μ1 इक्वल टू 0.1, μ1 इक्वल टू 0.1 और μ2 इक्वल टू 1, μ2 इक्वल टू 1 है ना बच्चा। फोर्स हमारा है 10 न्यूटन, फिर से निकालना है बेटा एक्सीलरेशन। ठीक है, देख बच्चा, ये तू फोर्स लगाया, जितना यहां तुम फोर्स लगा, देख बच्चों, तो अभी वाले सवाल में ये है बेटा 10 न्यूटन, ठीक, और ये है बेटा μ2 1, ये है μ1 0.1। ठीक है बच्चा, तो देखो इस वाले के लिए जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल
वो इस फोर्स के बराबर होगा बच्चा, और इस वाले पॉइंट का नॉर्मल ये भी होगा बेटा 10 न्यूटन। ठीक है, तो देखो बेटा इस वाले सरफेस का और इस वाले सरफेस का अगर मैं कहूं F1 का लिमिटिंग वैल्यू तो म्यू n ये हो गया बेटा 10 न्यूटन। अगर कहूं F2 का लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू, तो ये कितना होगा, ये होगा बेटा 1 न्यूटन। ठीक है, अब सिस्टम मान करके कॉमन एक्सीलरेशन निकालो। तो अगर तुम सिस्टम मानते हो तो मास कितना हो गया बेटा 2 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बेटा 2g, ग्रेविटेशनल हो गया 2g। यहां से फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, देखो इससे बड़ा है ना ये, इसका मतलब लगेगा बेटा 1 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन a मान लिया। क्या लिखोगे इक्वेशन, 2g माइनस 1 इज इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, a हमारा हो गया 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों बॉडी साथ साथ मूव कर रहा है, तो चलो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकालो। कैसे करोगे, अब कहोगे बेटा इस 1 kg मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स 1g है ना बेटा, यहाँ का फ्रिक्शन Fs और एक्सीलरेशन a, तो 1g माइनस Fs इक्वल टू 1a। तो 1g हो गया 10 माइनस Fs इक्वल टू 1 इंटू a का वैल्यू 9.5। तो यहां से आ गया बेटा Fs इक्वल टू 0.5 न्यूटन, जबकि लिमिटिंग कितनी है बेटा 10 न्यूटन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग से कम आ गई है ना बच्चा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग से कम आ गई। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बॉडी साथ साथ जाएंगे, है ना। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 9.5। ठीक है बेटा, जिस तरह से मैंने ABC निकाला उसी तरह से तुम सेक्शन D बनाओ, अब D बनाओ। ठीक है, आगे चलो, आगे बोलो। C2 बराबर क्यों लिख रहे हो बेटा, C2 नहीं बताऊंगा मैं, करा चुका हूं क्लास में। पार्ट 3 का बताओ, अब टाइम भी खत्म हो रहा है। चल तो ट्राई करना फिर, और ट्राई करो, आगे होमवर्क करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। चलो इतना ही आज के लिए, बाय।